कर रहा है ना, एक बार तुम लोगों को तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चीजों को किस तरह लेना है वो बता देता है। नॉर्मल है कैश फ्लो, आईएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चीजों को सिर्फ ध्यान रखना, और वो कुछ चीजें क्या है, जैसे लोन्स एंड एडवांसेस, वेदर वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को तुम करंट एसेट्स ले सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों का जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड है कि लोन्स एंड एडवांसेस वेदर वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तुमको कहाँ कंसीडर करना है, तुमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही कंसीडर करना है। ये एक ध्यान रखना। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स होता है, वेदर इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसको तुम क्या कंसीडर करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म को तो ऐसे भी इन्वेस्टिंग ही लेते हैं, शॉर्ट टर्म को भी इन्वेस्टिंग लेना है, तो अगर इन्वेस्टिंग ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी होगा, वेदर वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, मतलब नॉन ऑपरेटिंग, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम होता है सर करंट इन्वेस्टमेंट का क्या करें। करंट इन्वेस्टमेंट को तुम क्या कर सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट को तुम करंट एसेट ले सकते हैं, बट यहां पे क्वेश्चन आता है, तुमको तुम्हारा सिलेबस साफ साफ बोल दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो वो क्या है, कैश इक्विवेलेंट। तुम्हारा सिलेबस साफ साफ बोल रहा है, तुमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली मूव ऑन करना है। अगर शॉर्ट करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन सच अ केस तुम उसको कैश इक्विवेलेंट ही मानोगे, अनलेस हम स्पेसिफिकली ना बोले। मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो ऐसे भी कैश इक्विवेलेंट होता है, ये हम लोग डिस्कस किया। ये स्पेसिफिक चीज ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे लोग गलती करते रहते हैं। और बोरोइंग्स कुछ भी हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बोरोइंग्स ऑलवेज कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही जाएगा। ये एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखना। आईएससी के अकॉर्डिंगली भी, आईएससी देखो जनरली सिलेबस को एकदम डिटेल्स में डिस्कस नहीं करता है, बट हाँ ये ध्यान रखना, ये भी स्पेसिफिकली एक पार्ट डाला है कि, सॉरी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली सीबीएसई भी बोल दिया करंट इन्वेस्टमेंट को अनलेस अदरवाइज कुछ नहीं बोला जाए आप उसको क्या मानोगे, कैश इक्विवेलेंट मानो। ठीक है, मतलब सेम है दोनों, आईएससी सीबीएसई दोनों इस लेवल पे सेम है। अब हम लोग आओ, हम लोग बेसिकली आज के क्लास में कवर जो करने वाले हैं ना, सैंपल पेपर कवर करेंगे 24 का, 25 का, 26 का, और पेपर कवर करेंगे 24 का और 25 का। ठीक है, ऑलरेडी अपना किया हुआ भी है, बट फिर से रिवीजन हो जाए। तो अभी सबसे पहले आ जाओ, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैश इक्विवेलेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा क्या है। देखो सबसे पहला पार्ट, एक चीज ध्यान रखना कि तुम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो वो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाते हो। ठीक है, AS3 बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 बोलता क्या है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाना है क्योंकि तुम एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखना चाहते हो पूरे साल में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो कैश था और एंड ऑफ द ईयर में जो कैश है, बीच में चेंज हुआ है, तो ये चेंज कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज को जानना। सबको आइडिया है तुम लोगों को कैश फ्लो के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने कुछ नया सीख रहे हैं। अभी एट दिस स्टेज तुमको सबको पता है, बट एक ब्रीफ डिस्कशन कर ले रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अनदर वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है वो 2 मेथड्स में बन सकता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, बट हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंगली सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ये तो डिटेल्स दिया हुआ है जो सब तुम लोग को पता है, डिस्कस नहीं कर रहा है कि ऑपरेटिंग में क्या दिखाया जाता है। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनको दिखाया जाता है अगर कैश में होती है, और कुछ एक दो एग्जांपल्स तुमसे पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में, तो तुम लोग जनरली क्या डाल सकते हैं, कैश सेल्स बोल सकता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बोल सकता है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बोल सकता है, पेमेंट फॉर वेजेस या सैलरीज बोल सकता है। ये सब 2-3 एग्जाम्पल याद रखना, लिख देना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, एसेट्स को खरीद, फिक्स एसेट्स को खरीदना बेचना और उससे रिलेटेड आइटम्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैपिटल, लोन एंड रिलेटेड आइटम्स। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो नॉन ऑपरेटिंग है। और पैसा बता, अगर वो इन्वेस्टिंग है तो ऑपरेटिंग नहीं है, फाइनेंसिंग है तो ऑपरेटिंग नहीं है, इसका मतलब कैन बी से नॉन ऑपरेटिंग है, आप बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग है। तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग है, ये ध्यान रखना। और अगर नॉन ऑपरेटिंग किसी भी चीज को तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके रखे हो तो गलत है ना, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब क्या होता है, अगर इनकम है तो प्लस किया हुआ माइनस कर देंगे, एक्सपेंडिचर है तो माइनस किया हुआ प्लस कर देंगे, सही तो करेंगे। क्लियर है ना ये चीज, नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट हुआ। नॉन कैश क्या होता है, जिसके चलते कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, तो जनरली नॉन कैश में क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ आता है। तो तुम लोग क्या करोगे, वो क्या है, एक्सपेंडिचर आइटम है ना,
प्रॉफिट को कम किया हुआ है, पैसा बाहर गया नहीं है, तो आपको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। कंसेप्ट बिल्ड करो, रटना नहीं है, ऐड कर देंगे अपने। क्लियर है ना ये चीज? अब अपने आओ, ये सब चीज तो समझ चुका है, तो अब इसके बेसिस पे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर प्रॉफिट से निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्कशन किया, इसमें ये ध्यान रखना, कैश इक्विवेलेंट वाला पोर्शन। कैश मतलब क्या होता है, कैश में दो चीजें इंक्लूड होती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कौन सा कैश एट बैंक, जो अपने बेसिकली डिमांड डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है, जो तुम करंट अकाउंट में पैसा रखता है। सेविंग्स अकाउंट तो बिजनेस से रिलेट करेगा ही नहीं, बट हम एक एग्जांपल के लिए बताया, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखता है, उसको तुम जब चाहे निकाल सकते हैं ना, जाके एटीएम से रात को 2 बजे निकाल लो। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मतलब करंट अकाउंट में या फिर कैश में जो पैसा है वो कैश इक्विवेलेंट है, और अगर फिक्स डिपॉजिट है तो दैट इज नॉट द कैश इक्विवेलेंट, वो इन्वेस्टमेंट है। अब आओ, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। देखो कैश इक्विवेलेंट में हम डिवीजन कर करके लिखा है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तुम उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकता हो। मैक्सिमम पीरियड 3 महीने का है, 3 महीना में तुम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए उसमें, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, एंड वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट में ये सारे फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं तो दैट कैन बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट। ऑलरेडी तुम लोग का स्टडी मेट वाले नोट्स में भी लिखा हुआ, इस तरह डिजाइन से नहीं दिखा हुआ, बस लिखा हुआ है पूरा। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एटसेट्रा को कभी भी तुम कैश इक्विवेलेंट में नहीं डालोगे, चाहे सारी चीजें उस पर अप्लाई हो रही हो, सारे फैक्टर्स भी अगर अप्लाई होते हो तो उसमें रिस्क अप्लाई होता है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क नहीं रहता है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज कैश इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना। ये टेक्निकल पार्ट है, दे सकता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब तुम उसको किसी भी हाल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी हो, तुम उसको कहां कंसीडर करेगा, इन्वेस्टिंग में कंसीडर करेगा। तुम उसको मत बोल देना तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हम उसको कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे, ऐसा मत कर देना। अब एग्जांपल्स दिया हुए, तुम लोग जनरल रीडिंग दे देना, 2-3 एग्जांपल याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी एग्जांपल दिया हुआ है, फाइनेंसिंग का भी दिया हुआ है, तुम लोग लिख सकते हैं अपने। अच्छा एक चीज समझ लो, इंटरेस्ट पेड, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है कैश फ्लो बनाने के लिए, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इंटरेस्ट रिलेटेड एंड डिविडेंड रिलेटेड क्या है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा हम डाला है। देखो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जिसका बिजनेस ही है, वो शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदता है और शेयर्स और डिवेंचर्स बेचता है, लाइक यू कैन से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं इनको, म्यूचुअल फंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोगों का काम ही रहता है शेयर्स खरीदना शेयर्स बेचना, तो उनका बिजनेस है वो। तो बिजनेस है तो उनको अगर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा तो वो बेसिकली कहाँ जाएगा, तुम सोचेगा सर शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है या डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो तुम तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल देगा। बट अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज नॉट फाइनेंशियल एक्टिविटी। वो कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम यही दिया है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इंटरेस्ट पेड भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये ध्यान रखना। हाँ डिविडेंड पेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो डिविडेंड किसके ऊपर पे करते हैं, जो कैपिटल लेते हैं उसके ऊपर पे करते हैं। तो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये टेक्निकल पॉइंट है, याद रखना। डिविडेंड पेड देखो अदर एंटिटीज के लिए भी हम यहीं पे लिया है, इंटरेस्ट पेड अदर एंटिटीज के लिए क्या होगा, तुम लोग तो लेता है हमेशा, कहां दिखाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड अगर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बस ध्यान रखना। अब हम लोग जो नॉर्मली तुम लोगों को क्लास में समझाया हुआ उसी चीज को समझा रहे हैं, ये सब अपने अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कुछ पार्ट में आ रहे हैं कि फॉर्मेट में। फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है, हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमको वर्किंग में ही दिखाना है, तुम्हारा सिलेबस साफ साफ बोला है कि आप उसको पीएल के अंदर नहीं दिखा, मतलब स्टेटमेंट के अंदर में नहीं दिखा सकते। जैसे कई बार शायद स्कूल में बोलता होगा कि स्टेटमेंट के अंदर ही दिखा दो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, तुम ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग में ही निकालोगे, वहां से निकाल के यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, बेसिकली ये सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसओपीएल से ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे, हम लोग को डिफरेंस मिलेगा। अगर पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव है, प्रॉफिट है, नेगेटिव में आता है तो लॉस है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, गिना चुना आइटम ही लेना है। अगर ट्रांसफर टू रिजर्व हो तो ऐड कर देना, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हो तो माइनस कर देना, उल्टा करेंगे।
अच्छा, डिविडेंड कुछ भी होगा जो डिक्लेयर्ड होगा, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, वेदर इट्स इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, डिक्लेयर्ड पार्ट ऐड होगा, और जो पेड करोगे डिविडेंड वो कहां चला जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो पेड करेगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, और जो डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट, जो टैक्स हम लोग प्रॉफिट से निकालते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एड बैक कर देंगे, और टैक्स जो पेड होता है वो अलग अमाउंट होता है, वो तुम क्या करोगे, फाइनेंसिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में ले जाके माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे ये गिना चुना आइटम ही आएगा, ये याद रख सकते। और फाइनल डिविडेंड जो होता है वो करंट ईयर का इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? बिकॉज इट्स, बोलो कौन सा लाइबिलिटी होता है? कंटिजेंट लाइबिलिटी होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। पिछले साल का जो होगा उसी को कंसीडर करना है, उसी को डिक्लेयर मान लेते हैं, उसी को पेड मान लेते हैं, और उसको पेड को फाइनेंसिंग में दिखा देते हैं और डिक्लेयर्ड को यहाँ पे ऐड बैक कर देते हैं। ये पार्ट हुआ। अब इसके बाद आओ, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेके जाएंगे। उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोगों को करना क्या है, हम लोग इसमें कुछ पार्ट ऐड करेंगे, जो क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स होंगे। जो अभी अभी हम तुम लोग को बताया था, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग पार्ट होगा, अगर वो प्रॉफिट को कम करके रखा है तो ऐड कर देना, प्रॉफिट को बढ़ा के रखा है तो माइनस कर देना। तो एग्जांपल्स में हम लिए है लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिडम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिस्काउंट ऑन इशू, ये सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि फाइनेंसिंग से रिलेट कर रहा है, ऐड बैक कर दिए। डेप्रिसिएशन या गुडविल रिटर्न ऑफ क्या है, नॉन कैश है, प्रॉफिट को कम करके रखा है, ऐड बैक कर देंगे। इसके साथ साथ लेस करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लाइक एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो लेस करते क्या, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग ही होता है। डिस्काउंट, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा ने लेस कर देंगे, और जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट डालेंगे। वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट के लिए सिंपली इसको फॉलो करना, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ऐड करना, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है लेस करना। करंट लायबिलिटी लेते समय बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एटसेट्रा करंट लायबिलिटी मत ले लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ करंट एसेट्स उल्टा चलेगा, करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, माइनस, और घट रहा है तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसको भी लेते समय ध्यान रखना, करंट एसेट्स में ही तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आता है, बट उसको यहां मत ले लेना क्योंकि उसको तो अलग से लेंगे। फिर टैक्स पेड माइनस करना, हम लोग को जो अमाउंट मिलेगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबको पता है, जो भी एसेट्स को खरीदेंगे बेचेंगे, फिक्स एसेट्स को, और उससे रिलेटेड आइटम यहाँ पे दिखाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी सेम तरीके से करेंगे, एसेट्स को खरीदेंगे, सॉरी एसेट नहीं, कैपिटल और लोन जो होगा उससे रिलेटेड आइटम्स, और कैपिटल और लोन रीपेमेंट हो या रिसिप्ट हो, सब फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। और सबको एड लेस करने के बाद नेट कैश फ्लो निकालेंगे, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं तो विल गेट द आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा मैच करेगा बैलेंस शीट से, तो राइट है तुम, मोस्ट प्रोबेबली राइट है, क्योंकि हो सकता है तुम ऊपर नीचे कुछ दिखा देगा तो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम राइट होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एकदम फास्ट ट्रैक में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, ये तुम लोग का क्लास नोट से लिया है। प्रोविजन फॉर टैक्स में अपने क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल के अलग रख देना, किस चीज के लिए, टैक्स पे करने के लिए। कोई इस साल तुम निकाले हो, पे नेक्स्ट ईयर करोगे, तो पिछले साल भी तो कुछ निकाला था जो इस साल पे करेगा, तो इस साल जो टैक्स पेड करेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, और इस साल जो टैक्स निकालेंगे वो ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो देख हम क्या बताया, अगर तुमको सिर्फ बैलेंस दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल यही करना, पिछले वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर देना और करंट ईयर वाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देना। एंड अगर एडजस्टमेंट के साथ दिया हुआ है तो पीएफटी अकाउंट बता दिया है। अभी का टाइम क्या है ना, अब समझने का टाइम नहीं बचा है। अब हम लोग को आता है तो अच्छी बात है, एक फिनिशिंग टच हो जाएगा, नहीं आता है तो रटने का टाइम है। आता है तो फिनिशिंग टच है, नहीं आता है तो रटना है। अब हम लोग समझने नहीं बैठ सकते, ये चीज ध्यान रखना। तुम लोग को आ रहा होगा तो तुम लोग को तुरंत तुरंत रिकॉल हो रहा होगा, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, और नहीं आता है तो रटो। यहाँ पे अपने आते हैं पीएफटी अकाउंट बनाएंगे, पीएफटी अकाउंट में क्या करना है, बैलेंस दिखाना है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड इंक्रीजिंग साइड, डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड। अपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखाएंगे, जो टैक्स पेड होगा वो ऑलवेज डिक्रीजिंग साइड में आएगा, और जो तुम टैक्स क्रिएट करोगे वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में आएगा, इंक्रीजिंग साइड में। और ये जो टैक्स क्रिएट हो रहा है वो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, राइट। जो टैक्स पेड कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा, है ना, पता है ये सबको, ये याद रखना। एंड अब डिविडेंड पार्ट में आता है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट दे रहे हो शेयर होल्डर्स को,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, अगर डिविडेंड पेड होगा वो फाइनेंसिंग। तो इसका पहला ट्रीटमेंट इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता क्या है? मिड रिजल्ट्स के बेसिस पे कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है, तो वो मिड रिजल्ट से डिक्लेयर होता है, मिड रिजल्ट मिड पीरियड में पे ऑफ हो जाता है। तो सिंस प्रॉफिट से डिक्लेयर्ड हुआ है तो इट शुड बी एडेड टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में ऐड करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो वर्किंग में बना रहे हो, और दूसरा पेड हुआ है, तो पेड हुआ है तो कहां दिखा दोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कभी कभी ऐसा होता है हम डिविडेंड डिक्लेयर किया तुम लोग सबको 10-10 हजार रुपए का, बट क्या है ना, सभ्या और यश जायसवाल का अकाउंट जो है उसमें प्रॉब्लम था, तो अकाउंट में गया नहीं पैसा। तो पैसा नहीं गया तो क्या हुआ, 20,000 रुपये मेरे पास से पेड नहीं हुआ है। तो हम डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया, सपोज करो 60,000, और कितना पेड नहीं हुआ, 20,000, मतलब पेड कितना हो रहा है, 40,000। ये तुमको समझ में आ रहा है ना? तो डिक्लेयर 60,000 किया, तुमको ये नहीं दिखेगा कि तुम 40,000 पेड किया, तुमको दिखेगा 20,000 अनपेड है। तो 20,000 अनपेड है तो पेड कितना किया, 40,000। तुम अकाउंट बना के भी निकाल सकता है, अपना कॉमन सेंस से भी निकाल सकता है, जैसे हम बताए। तो ये ध्यान रख लेना, तुमको डिविडेंड पेएबल या अनक्लेम डिविडेंड बोल के करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आओ, मतलब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड। अच्छा अब आओ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के लिए ध्यान रखना, करंट ईयर का इग्नोर करेंगे एंड प्रीवियस ईयर का सेम ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। अनक्लेम डिविडेंड अगर कुछ हुआ तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो डिविडेंड पेबल अकाउंट बना के हम बताया था कि अनक्लेम डिविडेंड में कुछ बैलेंस बचा हुआ है, तुम लोग अनक्लेम डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए, वैसे ही ओपनिंग बैलेंस होता तो ओपनिंग बैलेंस दिखा देते, जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया वो दिखा देंगे, तो अपने आप तुमको पेमेंट पता चल जाए। नेक्स्ट, कुछ भी डाउट लगे तो पूछ लेना, हम फास्ट ट्रैक में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अपना ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाने तुमको दे सकता है। और फिक्स एसेट्स अकाउंट जब तुम बनाओगे तो पहले ये चेक करना क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे और उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सबको दिखाना आता है फिक्स एसेट्स का, क्या क्या चीजें दिखानी है ये तुम लोग याद भी कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन दिखा देंगे। देख सिंपली तुम सिंबल याद रख सकता है, डिक्रीजिंग साइड और इंक्रीजिंग साइड। हर अकाउंट का एक बैलेंस होता है, फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, साइड इज अ डेबिट साइड, डिक्रीजिंग क्रेडिट साइड। सब लर्निंग ट्रिक है। इंक्रीज जब भी होगा डेबिट में आएगा, डिक्रीज जब भी होगा क्रेडिट में आएगा। डेप्रिसिएशन हो रहा है डिक्रीज होगा, सेल हो रहा है डिक्रीज होगा, लॉस वैल्यू को कम करता है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दिया। अब परचेज हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। जो भी अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता तो तुम जनरली परचेज मानेगा, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है तो डेप्रिसिएशन या सेल्स मानेगा। सेल बता दिया जाएगा, सेल नहीं बताया तो ऑलवेज डेप्रिसिएशन मानना। बट लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, अगर लैंड हो तो ऑलवेज क्या मानना, सेल्स मानना। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी गिवन है तो क्या करोगे, एक सिंपल सा चीज है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड इज इंक्रीजिंग साइड, डेबिट साइड इज डिक्रीजिंग साइड। ये सब फॉर्मेट 2-4 बार याद कर लेगा ना तो भी सम हो जाएगा। फिक्स एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट इंक्रीजिंग साइड, क्रेडिट डिक्रीजिंग साइड। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम लोग दिखा दिए, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिए। डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज करोगे, अगर तुम डायरेक्टली ले रहे हो मतलब पीएफडी नहीं है, तो इन सच ए केस एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट में आता है, और अगर तुम पीएफडी ले रहे हो तो पीएफडी अकाउंट में क्रेडिट में आता है। ठीक, जैसे ही पीएफडी अकाउंट में क्रेडिट में दिखाओगे तुमको यहाँ पे शॉर्टफॉल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर शॉर्टफॉल मिलता है तो डेबिट में जो शॉर्टफॉल मिलेगा वो ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिक्स एसेट्स कुछ डिस्पोज्ड हुआ है उसका डेप्रिसिएशन है, तो ऑलवेज तुम फिक्स एसेट्स लिख के दिखाओगे, उसको फिक्स एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर। और मोस्ट प्रॉब्ली तुमको जनरली पता रहता है, ये टेक्निकल हो जाएगा कि तुम पीएफडी अकाउंट से निकलेगा। ऑलवेज ध्यान रखना पीएफडी अकाउंट में इतना ही चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, डेबिट में 2 फिक्स एसेट। अब इसको तुम ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स एसेट परचेज हुआ तो डेबिट में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में। फिक्स एसेट्स में जो डेप्रिसिएशन है, किसी भी फिक्स एसेट्स को तुम जो बेचोगे तो जो एसेट्स बेचा जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन पीएफडी के नाम से दिखाया जाता है। वो तुमको यहां से भी मिल सकता है या सब में दिया भी रह सकता है, तो हम लोग दिखा देंगे। सेल हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऑलरेडी नॉर्मली दिखाते हैं। जो भी डिफरेंस आएगा, डेबिट में डिफरेंस परचेज हो जाएगा, क्रेडिट में डिफरेंस क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। और पीएफडी का तो बता ही दिया। कई बार होगा तुमको ये वैल्यू पता रहेगा, ये वैल्यू निकालना रहेगा, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल आएगा बैलेंस। और कुछ छोटा सा पार्ट समझना है, अगर गुडविल इंक्रीज करता है तो परचेज मानना, और परचेज मानोगे तो कहां दिखाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और गुडविल अगर कम हो रहा है मतलब राइट ऑफ हो रहा है,
डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है। या तो एक अच्छा वर्ड यूज कर लेना अमोटाइजेशन, अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो तो गुडविल रिटर्न ऑफ, सिंपल वर्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह वो पहले लिखा है बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट, ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता दिया, ऑलवेज क्या मानेगा फाइनेंसिंग। ठीक है, तो कंसेप्चुअली इतना ही समझना था, सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी क्या है वो भी समझ लिए। अब हम लोग मूव करते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर में 2026। चलो पहले तो इसको करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन। तुम लोग भी सबको ट्राई करो, ये नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम लोग का सबका किया हुआ है तो खुद को कोशिश करना होगा तो ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। देखो इसमें अपने को सिंपली पूछा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तो मालूम है, ये फ्री का मार्क्स दिया है, खाली प्लस माइनस करना है। ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो नेट डिक्रीज में ओपनिंग ऐड करते तो क्लोजिंग आता, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, बोलो बोलो, 17599, ये तो आएगा। और यहां पे तुमको ये वैल्यू निकालना है, इसमें क्या होता था, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस है, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो ना, बी आंसर आ जाएगा 175, मतलब सी माइनस है और कुछ नहीं। करना हो गया सबका। अब आ जाओ इसमें आते हैं, दिस वन 3 मार्क्स सम है, कैश फ्लो 8 नंबर का कवरेज देने वाला है तुमको। देखो अगर तुम लोग ठीक से करेगा ना तो अकाउंट तो तुम लोग को हम ऐसा करा देंगे, तुम लोग को याद, तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा बहुत। चलो जल्दी से थर्ड नंबर पहला स्टार्ट करो ना, ये फर्स्ट 3 मार्क्स जो तो तुम लोग एक छोटा सा पार्ट समझना है, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस। तो मेरे को लगता है ना ये लोग अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी डाला है, तो तुम लोग को एग्जाम में डाल सकते हैं, क्योंकि ये लोग रिवाइज सिलेबस में इसको अपडेट किया है, पहले नहीं था, और सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये डाल दिया। इसको एक बार रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है, बोला ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है पता है, तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट को तुम ऐड कर सकते हो कि वो नॉन कैश है, नॉन कैश है मतलब जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं वैसे ऐड कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, तुम उसको करंट लायबिलिटी में भी ले सकते हो। क्या हम लोग कब क्या लें ये तो क्लियर करो, ये तो दोनों तरफ बोल दिया। तो अब ये लोग बोलता है देखो इन केस ऑफ गुड डेटस, अगर डेटस गुड है तो प्रोविजन को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, तुम प्रॉफिट में एड बैक करोगे, उसको करंट लायबिलिटी की तरह नहीं लोगे, या डेटा से लेस करके नहीं लोगे, ठीक है। डेटा से अपने लेस करके नेट डेटस ले सकते हैं ना, तो ये लोग बोलता है नहीं, पीबीडी अगर डेटस गुड है तो पीबीडीडी को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लोगे। सपोज को लोग पहले पीबीडीडी 10,000 था, अभी पीबीडीडी 15,000 है, तो तुम क्या करोगे, 5,000 रुपए एड बैक कर दोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व बोल के, ट्रांसफर टू पीबीडीडी बोल के, ये चीज बता रहे हैं। हो गया, कितना आंसर बता, 140100। आंसर राइट है क्या ये, ठीक है। तुम कितना कैलकुलेट किया, यस जायसवाल, छोड़ो हम बताते हैं। देखो सबसे पहला बात तो तुमको क्या चाहिए, सब में क्या पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना रुपया ये पूछा है, तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो अलग से जाके वर्किंग में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसने कैसे निकलेगा, ये पूरा तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट 1,25,000 है इन सब आइटम्स को लेने के बाद है, तो कौन सा पार्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कन्वर्ट करके देगा तुमको, तो नहीं, आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, मतलब माइनस क्या है,
तो अपने यहां पे क्या करेंगे, 1,25,000 में पहले ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे 13,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे 15,000। और कुछ ऐड करना है क्या, डिविडेंड है नहीं, पीबीडीटी यहां ऐड नहीं होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड नहीं करेंगे। हो गया ये पार्ट। अच्छा इसको टोटल कर लो, ये कितना आ जा रहा है। हाँ तो इसको तुम वहां पे ऐड कर देना ना, ले सकता है अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को यहाँ पे भी ले सकते हैं, ज्यादा बेटर रहता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं लेंगे अपने, नहीं यही ले लो बेटर है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स की तरह ट्रीट करना ज्यादा बेटर है। यहीं पे ले लेना पीबीडीडी भी। कितना अमाउंट है, 1,600। ये टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि वो लोग बोल दिया ना ट्रीट इट एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करें, जनरल रिजर्व ऐड करो उसको भी ऐड करेंगे। तो कितना है 155, 100। तो ये तुमको मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख क्या करना है, यहां पे से और कुछ लेना है क्या, डेप्रीशिएशन लेना होगा 17,500, राइट। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लेना है। ये डेटा और ऑल गुड वाला ट्रीटमेंट एकदम 100% दे सकते हैं तुम, क्योंकि ये लोग स्पेसिफिकली रिवाइज सिलेबस में चेंज किया है और यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया भी है ऐसी। अच्छा अब तो ये तो हो जाएगा अपना, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो आ गया, कितना आ रहा है 172600। अब इसमें इनका इंपैक्ट डाल दो। इनका इंपैक्ट क्या डालना है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, 1,000 से ऐड होगा 28 से 27, हाँ 28 से 27 तो हो रहा है, तो ऐड होगा। तो ऐसे देखा हमको लग रहा है कि ट्रेड पेबल 17,000 से 12,000 हो रहा, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना 5,000, 5,000 ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट को क्या लेना है, हम क्या बोला कैश इक्विवेलेंट है, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। और अगर तुम इसको करंट इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स ले लेता ना, जैसे पहला वाला सिलेबस में स्पेसिफिकली डाल रखा था, अभी 31 अगस्त को चेंज किया उसमें डाला, तो उस समय तुम करंट इन्वेस्टमेंट को क्या करंट एसेट्स ले लेता। बट यहाँ मत लेना, गलती मत कर देना, करंट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली कैश इक्विवेलेंट, इग्नोर कर देंगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, कैश इक्विवेलेंट, छोड़ दो, बस हो गया अपना आंसर 168600। हो गया ये, चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद पॉइंट नंबर सम नंबर बी, बोला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर दो। ये लिया ना, देख ऊपर में लिया था ना, ये रहा, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000। देख हम लोग ना अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो होता है सिस्टम वही फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। हम बोले बुक बोले सब एक ही बात बोलेगा। नेक्स्ट आओ, नंबर बी, जल्दी से कैलकुलेट कर दो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सब कर चुका है, बहुत सारा चीज तो याद हो गया।
बता देवांशु क्या आंसर है? 19,50,000। चलो चेक करो जल्दी से। देखो यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ 10 लाख से 15 लाख हुआ, मतलब 5 लाख का शेयर इशू हुआ है। बट पहले सम एक बार पूरा पढ़ लेना। सम में अगर तुम नीचे जाए तो बोल रहा है इसमें से 5 लाख का जो शेयर इशू हुआ 1 लाख का अदर देन कैश कंसिडरेशन है। इशू ऑफ शेयर से जो कैश आ रहे हैं, तुम तो कैश फ्लो बना रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट आएगा? 4 लाख। तो 4 लाख एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। दूसरा, तुम 30 सितंबर को 3,000 डिवेंचर 12% इंटरेस्ट रेट का रिडीम कर रहे हैं। तुम्हारा ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2025। सबसे पहला बात तो रिडेम्पशन दिखा दो। तो रिडेम्पशन अपने दिखाएंगे तो 3,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 3 लाख। नेगेटिव। कहीं ढूंढो इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या? तो तुमको इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा। तुम अगर 6 महीने बाद डिवेंचर को रिडीम कर रहे हो तो उसका इंटरेस्ट तो कंसीडर करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 3 लाख का 12% और 6 मंथ्स कितना अमाउंट आया? 18,000। तो 18,000 रुपये हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट आओ। इसके बाद बोला प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर 1.5 लाख है, तो ऑब्वियस बात हम लोग पेड किए होंगे। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 12% 20,000 प्रेफरेंस है 100 रुपए ईच का। 31 मार्च 2025 को इश्यू हुआ, पैसा आया है 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20 लाख ना। बस देखो एडलेस कर दो, जो आएगा वही है। डन। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। ये पहले वाला सम। हम एक बार वर्किंग करके दे रहे हैं, उसके बाद का पोर्शन तुम लोग स्टार्ट करना। हमेशा कैश फ्लो बनाते समय एक तो पहले फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना। अगर बड़ा वाला सम करता है तो जो बाद वाला सम था छोटा छोटा सम था, तो कैश फ्लो का 2 सम रहेगा, एक ऑप्शन में मिलेगा, इंटरनल चॉइस रहेगा। तो बेसिकली तुम एक सम को छोड़ सकता है। तो एक सम रहेगा पूरा कंप्लीट डिटेल और दूसरा रहेगा थोड़ा टेक्निकल। अभी जो हम लोग की छोटा था थोड़ा सा टेक्निकल था, जैसे डेटस वाला पार्ट डाल दिया था, ऑल डेटस आर गुड, तो वो सब। और यहाँ पे ये कंप्लीट सम है। तो जब भी कंप्लीट सम करो एक तो फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना कैश फ्लो का, लाइक हम भी ड्राफ्ट कर ही देता है। स्टार्ट कर दो, जिसको जरा सा भी डाउट लग रहा है वो मेरे लिए वेट करना, अदरवाइज अपने आप करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलवेज फॉर द ईयर इंडेड बनता है, ये ध्यान रखना। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 25। particulars, details, amount, cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, पहला काम ये फॉर्मेट डाल देना। अब वर्किंग्स में मूव कर जाना। वर्किंग में जहां जहां जो जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको लेते रहेंगे। सबसे पहले विल टेक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहला वर्किंग ऑलवेज कैश फ्लो में ये होगा अगर तुम बड़ा सम कर रहे हो तो। और इसमें ध्यान रखना, ऑलवेज ट्राई करना पहले टेक्निकल सम अटेम्प्ट करने का कोशिश करना। 15 मिनट में डिसाइड कर लेना टेक्निकल सम करना है कि नॉन टेक्निकल करना है। 15 मिनट का टाइम सम सॉल्व करने में मत लगाना, 15 मिनट का टाइम सम सेलेक्ट करने में लगाना कि कौन सा करना है मेरे। अच्छा अब आओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिफरेंस इन एसओपीएल ले लेंगे। डिफरेंस इन एसओपीएल ये रहा। पहले कितना था? 1 लाख, अभी हो गया 1,80,000, मतलब डिफरेंस इन एसओपीएल इज 80,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, गिना चुना आइटम ऐड होता है। गिना चुना में क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऐड होगा, वेदर इट्स एन इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा, अगर डेटस गुड होगा तो पीवीडीडी ऐड होगा, और उसके अलावा एक पार्ट ऐड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व तो है ही नहीं, तो अब क्या ले? कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स है। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन पीएफटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, यस दिया हुआ टैक्स प्रोवाइडेड, उसका अकाउंट बना दो।
एक पीएफटी अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। पीएफटी अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,35,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 95,000। अब ये दिखाने के बाद हम लोग को दिख रहा है टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब पेड नहीं होता है, प्रोवाइडेड मतलब प्रॉफिट से विड्रॉ किया गया है। तो इसका मतलब ये इधर वाला साइड दिया हुआ बाई एसओपीएल कितना? 32,000। तो देखो डेबिट साइड में शॉर्टफॉल आएगा, द शॉर्टफॉल इज नोन एज आपने टैक्स पेड किया है। कितना पेड किया तुमने टैक्स? 72। चलो टैक्स पेड 72,000, इसको अपडेट कर देते हैं। वो क्या ना सभी का। तो हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000 का दिखाया है, तो यहां पे हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000। एंड इस 32,000 में से टैक्स पेड कितना हुआ है? 72,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एकदम लास्ट में दिखाना है, तो दिखाई दो ना पहले एस टैक्स पेड। मतलब जो भी चीज करोगे कंप्लीटली दिखाते जाओगे, दोबारा उसको नहीं देखना है। नेक्स्ट पीएफटी का काम कंप्लीट है। और इसके बाद हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं? पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम खत्म कर दे रहे हैं। इसमें पीएफटी के अलावा और क्या ऐड करते थे? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, गिना चुना आइटम है ना, तो पहले ही देख ले रहे हैं। डिविडेंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट उसके बाद क्या चाहिए? ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, पीबीडीडी नहीं है, अभी तो डेटा गुड बोला नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स इट, अपना काम हो गया है। यहाँ पे अपने सिर्फ इसको ऐड करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे को मिल चुका है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके सबसे ऊपर में दिखा देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,12,000, डिटेल्स कॉलम में दिखाना। अब आ जाओ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन से वर्किंग को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ध्यान रखना, कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी ना नेट वैल्यू दिया रहता है। जैसे देखो अभी हम बता देते हैं तुम लोग, देखो तुमको प्लांट एंड मशीनरी यहां पे नहीं दिया हुआ रहता। इसका मतलब क्या है? ये जो वैल्यू दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इसमें तुमको डेप्रिसिएशन दिख रहा है? बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा है? बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन मेरे को बताओ। क्या हो रहा है? हमारा डेप्रिसिएशन दिख रहा है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू दिख रहा है। तो तुम जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो, तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस तुम एक तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाओगे, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाओगे? पीएफडी अकाउंट। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी नाम दिया हुआ है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीई। एंड पीएफडी, पीएफडी का क्रेडिट बैलेंस होता है, पीपीई का डेबिट बैलेंस होगा। अब क्या करें? हम लोग पहले पीएफडी का बैलेंस दिखा देते हैं। पीएफडी का बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस 35,000, क्लोजिंग बैलेंस 65,000। हो गया। अब पीपीई का बैलेंस दिखाएंगे। देखो पीपीई का बैलेंस अगर तुम यहां से लेते ना, तो ये जो पीपीई का बैलेंस दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है? 5,85 और 8,15। ये बिफोर डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, डायरेक्टली ले लेते। तो यहां पे जो दिया हुआ है देखो, ये जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में वैल्यू, बैलेंस शीट में वैल्यू देने का मतलब क्या है? इसको समझ लो, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, और जब भी तुम पीएफडी टेक्निक बोलोगे तो एसेट्स कॉस्ट पे आना चाहिए। तो कॉस्ट पे लाने के लिए क्या करोगे? इस वैल्यू में ये डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड करते कितना वैल्यू आ जाएगा? 585, जो नीचे दिया हुआ था। और इस वैल्यू में इसको ऐड कर दोगे 65 को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,15, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहे और नीचे बैलेंस ऑफ पीएफडी दे दिया जाए, तो ऑलवेज एसेट्स के वैल्यू में ऐड करके एसेट्स का वैल्यू ले। तो यहां पे अपने को वैल्यू पता है 5,85 और 8,15 है।
ये वैल्यू दिखाने के बाद अब अपने जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर दो। कुछ बोला है क्या? यस बोला है। एक मशीन जिसका कॉस्ट 30,000 था, जिसमें डेप्रिसिएशन 10,000 था, उसको 3,000 के लॉस में बेच दिए। पहले बुक वैल्यू की बात करो। 30,000 माइनस 10,000, बुक वैल्यू कितना है? 20,000। 20,000 के सामान को 3,000 के लॉस में बेचे, मतलब कितना में बेचे? 17,000 में। चलो अपडेट करते हैं। पहली बात, डेप्रिसिएशन यहां पे दिखाएंगे उस मशीन का जो बेचे हैं कितना है। भाई पीएफडी लिख के दिखाएंगे 10,000, जिसको क्रॉस पोस्ट कर देंगे पीएफडी अकाउंट में। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10,000। डेप्रिसिएशन का काम खत्म। अब अपने आओ, कितने में बेचे, कितने का नुकसान हुआ? बाय बैंक तुम बेचे हो 17,000 में। बाय लॉस, लॉस कितने का हुआ है? 3,000। करना, अब कुछ करना है? एसेट रिलेटेड कुछ नहीं बचा हुआ, फिर भी चेक कर लो ना, एसेट्स रिलेटेड कुछ नहीं बचा है। तो अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्टफॉल है क्या। पीएफडी अकाउंट में क्रेडिट साइड में शॉर्टफॉल है, दैट रिप्रेजेंट्स करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? बताओ। 40,000। 40,000 रुपया। ये मेरे को पता चला करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000 है। इस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन 40,000 को क्या करने वाले हैं? अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करने वाले हैं। और इसमें कहां शॉर्टफॉल आ रहा है? पीपीई में 60 2,60,000 परचेज। तो इसमें क्या होना है देखो, जो बैंक से बेचे हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, और परचेज जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ऐसा ही कुछ होगा। हम सारा हिंट दे दे रहे हैं, तुम लोग करते जाओ। मंथन कर पा रहे हैं ना? ऑनलाइन क्लासेस तो नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग आ जाते हैं टैक्स प्रोवाइडेड वाला ट्रीटमेंट हो चुका है। डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 25, मतलब बोल रहा है ईयर एंड में रिडीम्ड हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, डिवेंचर्स पार्ट को देखते हैं। पहले कितना था? 2 लाख, अभी कितना हो गया? तो 1.5 लाख का रिडीम हुआ। तो दिखा दो रिडम्सन। रिडम्सन कहां दिखाओगे? डायरेक्टली दिखाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिडम्सन ऑफ डिवेंचर्स 1.5 लाख। अब इसके बाद क्या करना है? देखो सर, इसमें तो इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट कितना देंगे? ये पूरा देंगे, पूरे साल का देंगे, 2 लाख के ऊपर देंगे। तो 2 लाख का 8% कितना होता है? 16,000। इन सम तो कहीं बता रहा है, इंटर नहीं, इंटरेस्ट रिसीव दे 16,000। एक चीज और ध्यान रखना, टेक्निकल क्या आ सकता है? ये अपना इंटरेस्ट कितना निकला? 16,000। सपोज कर ले तुमको करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है 6,000। तो इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है? 10,000। ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पूरा 16,000 इंटरेस्ट पेड हुआ है। तो इंटरेस्ट पेड हम लोग दिखा देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 16,000। और इंटरेस्ट तो तुम पीएल में लेता है, पीएल में लेता है तो क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग है, एड बैक करना पड़ेगा। वो तुम लोग अपना करो, हम यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड भी होगा। होगा ना अंशिका ऐड? नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को तुम ले क्या रहे हो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी कहाँ आना चाहिए? नॉन ऑपरेटिंग हो गया। नॉन ऑपरेटिंग हो गया तो, और अगर इसको हम लोग करंट एसेट्स ले लेते हैं ना, तो इस इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंस तुम्हारा सिलेबस अभी जो नया रिवाइज सिलेबस है उसमें आईएससी में डाल दिया, इसको करंट इन्वेस्टमेंट को तुमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेना है, इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, कभी अपने मन से नहीं लेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लेंगे। अमाउंट इज ₹2,500। इसको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करना है। और दूसरा क्या करेंगे? इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से
सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेने बोल दिया था ना। सुनो, तुम्हारा सिलेबस बोलता है कि करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, तो इसका मतलब तो इंटरेस्ट का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेटिंग हो जाएगा, कुछ नहीं। हम वो ट्रीटमेंट बता दिया, अगर हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं तो, जो नहीं ले सकते हो तुम लोग तो कंसीडर ही मत करना कहीं। नेक्स्ट आओ, मतलब यहाँ एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है, अब अपने आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट चेक कर लो। बैलेंस शीट में उन उन आइटम्स को एक बार रिव्यू कर लेना जो नॉन करेंट है और जिनका अकाउंट नहीं बना है। पहले शेयर कैपिटल देख लेते हैं, पहले कितना था, 5.5 लाख, अभी कितना हो गया, कितने का, 3 लाख। कुछ प्रीमियम वगैरह है नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स कहाँ पे चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 लाख। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रीटमेंट हो चुका है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रीटमेंट लो, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, 10,000 से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 10,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का ट्रीटमेंट हो चुका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट हो चुका है। इंटेंजिबल एसेट्स में आओ, 85 से 1,40,000 हो रहा है, मतलब परचेज हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा कितना अमाउंट, 55,000। देयर आफ्टर करंट इन्वेस्टमेंट तुमको कैश इक्विवेलेंट में लेना है, कैश एंड बैंक बैलेंस तो कैश इक्विवेलेंट ही है। ट्रेड रिसीवेबल्स तो तुम लोग कहाँ पे लोगे, करंट एसेट्स की तरह लोगे, और हो क्या रहा है, 2,05,000 से 1,95, मतलब रिड्यूस कर रहा है, 10,000 से रिड्यूस कर रहा है, तो ये 10,000 रुपया क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। कंप्लीट करो, देखो इसमें आओ। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का। 2025 का सैंपल पेपर का बात कर रहे हैं। इसमें पहले हम नीचे से आ रहे हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 1 मार्क या 2 मार्क, 2 मार्क क्वेश्चन दिया था, अच्छा वो उसी से रिलेट करेगा। इसमें आओ, वो एक 1 मार्क क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का, एक बार रीड करो तो इसको। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम लोगों ने लॉस रिपोर्ट किया है 80,000 का, डेप्रीसिएशन मशीन में चार्ज करने के बाद कितने अमाउंट का हम बताए नहीं है, तुम क्वेश्चन मार्क दे दिए, यानी इन सबको प्रोवाइड करने के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सट्रैक्ट्स है बैलेंस शीट का। बोल रहा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बताओ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसके लिए आप क्या लोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए डिफरेंस इन एसओपीएल 80,000 का लॉस है। इसमें पहले क्या क्या चीजों को ऐड बैक करें, देखो हम लोग पहले टैक्स प्रोवाइडेड ऐड करेंगे 84,000। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉस ऑन सेल अभी मत लेना, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अभी मत लेना, डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। चेक करो हम लोग कोई ट्रांसफर टू रिजर्व देख रहे हैं क्या, कोई डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, तो बस ठीक है, ये हम लोगों का आ जाएगा 4,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन सिंस हम लोग को कैश फ्लो बनाने नहीं बोला है, हम लोग इसको क्लोज नहीं करते, तो कंटिन्यू कर देते हैं। हम लोग से पहला क्वेश्चन क्या पूछा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हम लोग इसी में चीजों को लेंगे। सबसे पहले क्या लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे लॉस ऑन सेल भी तो चार्ज है, उसको ऐड करो। लॉस ऑन सेल कितना है, 15,000। जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ पे आता है, याद है मैंने क्या बोला था, तुम लोग का सिलेबस क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस हो, दैट इज व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में लेके रखा है, क्या करेगा वहां से लेस कर देंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लेस करेंगे, तो इंटरेस्ट लेस कर दो, अमाउंट इज 2000। डेप्रिसिएशन एडबैक करना पड़ेगा, बट डेप्रिसिएशन तुमको अभी पता नहीं है, कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जरूर। मशीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और नीचे मशीन का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो नेट वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब मशीन का वैल्यू लेते समय इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। यही अभी तुम लोग को समझाया था। तो हाँ, नेट वैल्यू से भी किया जा सकता है, लेकिन वो क्या होता है ना, टेक्निकली वैसा होता नहीं है। नेट वैल्यू से भी हो सकता है, आंसर आ जाएगा। मैं अपने आंसर में नहीं जा रहा, प्रोसेस में जा। नेट वैल्यू से करेगा ना तो पीएफडी कंसीडर नहीं करेगा। नहीं, पीएफडी तो दिया भैया है। बट क्या होगा ना, जैसे 100 आता है ना तेरा, तब एक बार फिर से रीचेक होता है, वहां पे काट देगा, क्योंकि प्रोसेस वो नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं ना, बुक से समय वैसा देता है, बच्चा लोग करता भी है। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख प्लांट एंड मशीनरी का, और क्लोजिंग बैलेंस है 7.5 लाख। देखो हम लोग इसमें आ रहे हैं, मशीन का बुक वैल्यू 40,000 था, तुमने उसे 25,000 पे डिस्पोज किया। 40,000 का बुक वैल्यू तुमने 25,000 में डिस्पोज किया, मतलब बाई बैंक 25,000, लॉस कितने का हो रहा है? 15,000। एंड इसके साथ साथ तुमको पता नहीं है कितना पीएफडी था, तो बाद में निकल आएगा। अब अपने आते हैं कि हमने परचेज भी किया 2,20,000 का, तो टू बैंक 2,20,000। ये कैसे पता चले जो मशीन बेचा गया है उसका डेप्रिसिएशन कितना? तो इस समय वो डेप्रिसिएशन कहाँ से निकलेगा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, तुमको इससे पता चलेगा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इस प्लांट एंड मशीनरी में दिस इज इंक्रीजिंग साइड, दिस इज डिक्रीजिंग साइड। पीएफडी तुम कहाँ दिखाते हो? डिक्रीजिंग साइड में। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? बाई पीएफडी। यहीं पे शॉर्टफॉल आ रहा होगा, देख 30,000। इस सब में जैसे खुशी बनाना जरूरी हो जाता, तो पीएफडी कैसे पता हो गया? इस 30,000 को कहाँ डालेगा? और इसमें सिंस तुमको पीएफडी नहीं पता चलेगा, तो तुम यहाँ पे टू फिक्स एसेट्स कैसे दिखाएगा? और अगर तुम फिक्स एसेट्स नहीं दिखाएगा तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे पता? डेप्रिसिएशन। अच्छा चलो नेक्स्ट ऑफ कर लिया ना इतना, डेप्रिसिएशन पता चल गया। अब इन सबको अपडेट करते हैं। इसको कहां पे अपडेट करना है? 70,000 को हम यहां पे ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 70,000। और क्या लेना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लॉस ऑन सेल लेना है 15,000। ले चुका था, ठीक है चलो ये हो गया। और कुछ लेना है क्या अपने को? यहां से इस वर्किंग से तो सब आ चुका है। अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या बचा है? क्रेडिट सेल से कोई रोल नहीं है इसका, और इधर जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ उससे कोई काम। ठीक है, तो तुमको एक पार्ट मिल चुका है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही तो होगा। तो कैलकुलेट कर दो, देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 87,000। दूसरा पार्ट क्या पूछा?
कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश कितना है, ये तो एक बार ट्राई करो। देखो हम कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिया है, सेल ऑफ मशीन लिया है, परचेज ऑफ मशीन लिया है, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पहले 11,000 था, नाउ 49,000 हो गया, मतलब तुम किसी को और एडवांस दिया है तो माइनस कर दिए। ऐसा करके अल्टीमेट बैलेंस कितना आ रहा है? 31। 31 आ रहा है। हो गया ये? आदर्श कर लिया ना, सभ्या तुम भी कर लिया? चल देख नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। सेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में क्रेडिट सेल्स को लेने बोला है, तो क्रेडिट सेल्स था ना 1,000 रुपया, उससे रिलेटेड इम्पैक्ट क्या पूछना? Taking the information of credit sales into consideration, state the reason. Yeah, whether the increase in trade receivable in the year 23-24 over the year 22-23 will cause the cash from operating activities before tax paid to more or less than the net profit of the company before its work. क्रेडिट सेल से रिलेट करके क्रेडिट सेल्स क्या करेगा? प्रॉफिट बढ़ाएगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट में लेता है, प्रॉफिट तो बढ़ता ही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन क्रेडिट सेल्स है, उससे कैश पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो तू बोलेगा क्रेडिट से इंक्रीज द प्रॉफिट बट इट नॉट अफेक्ट कैश फ्लो। तो एक्चुअल कैश फ्लो कितने का होगा, हमारा कैश फ्लो कितने से अफेक्टेड होगा, उसके लिए तुमको डेटस अकाउंट बनाना, मत बनाना। पहले से कितना डेटस था? पहले 15,000 था, तुम इस बार क्रेडिट सेल्स कर दिया 1 लाख का, तो तुमको डेटस से कितना लेना है? 1,15,000। क्लोजिंग में कितना बचा हुआ है, इसको माइनस कर दे, तो कितना मिल गया तुमको? कैश फ्लो विल इंक्रीज बाय 95, credit sale will increase by 1 lakh. That will increase the profit by 1 lakh, but cash flow will increase by 90. क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट। हाँ
तो सबसे पहले विल टेक डिफरेंस इन एसओपीएल, जो तुम लोग कहाँ से लोगे, क्लोजिंग 80,000 माइनस ओपनिंग 60,000 माइनस में है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 1,40,000 डिफरेंस इन एसओपीएल। तो पहला वर्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आ जाइए, इसमें गिना चुना पार्ट होता है तो पहले इसको डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं। कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व्स है क्या, नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, नहीं है। बचा क्या, पीएफटी, पीएफटी है, एडजस्टमेंट भी है, एक अकाउंट बना देते पीएफटी का। ओपनिंग बैलेंस 28,000, क्लोजिंग बैलेंस 15,000, टैक्स पेड 20,000, तो टैक्स क्रिएट कितना हो, 7, 7,000 टैक्स क्रिएट हुआ, तो 7,000 एडबैक होगा और 20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ठीक है ना, सभी को पता है ना ये तो, आदर्श कर पा रहे हो, क्या बोलो, इससे समझ नहीं है, हाँ या ना, क्या प्रॉब्लम है बता। अब तो साथ साथ प्रैक्टिस तो करो, साथ साथ आगे बढ़ो, बहुत कुछ हो जाएगा। 7,000 हम लोग एड बैक करेंगे पीएफटी, अच्छा, टैक्स पेड कहां दिखाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके। करते रहेगा ना, तेरे को पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे तेरे को मतलब तुम कर लेगा, एग्जाम में भी कर लेगा, तो प्रैक्टिस करना घर जाके, लेकिन अभी बैठा है तो करते रहो, साथ साथ समझते रहो, जो हम नहीं जो हम बता रहे हो समझ में नहीं है तो पूछ ले। अब ये लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट पेड ऑन ऑल द बोरोइंग्स ड्यू एंड पेड कितना हुआ है, 25,000, 25,000 ही पेड है, 25,000 ड्यू है, ये कहाँ पे आना चाहिए, दो जगह एक्टिविटी में लेस होगा और ऑपरेटिंग में ऐड होगा। ठीक है, फिर क्या है, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं वन बाय वन बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में पहले शेयर कैपिटल 6 लाख से 6 लाख है, कुछ नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कुछ नहीं करना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले 1.5 लाख था, अभी कितना हो गया, मतलब रिडम्सन हुआ है, रिडम्सन ऑफ डिवेंचर्स 50,000। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 22,000 से 1,75 हो रहा है, 1,53,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,53,000 रेस किया है, रेस किया मतलब इनफ्लो है। टीएफटी का काम हो चुका है। एसेट्स में आ जाओ, तुम एसेट शायद अकाउंट बनाए हो क्या, नहीं, यहाँ पे पहले था प्लांट एंड मशीनरी 6,40,000, अब हो गया 550, इसका मतलब कम हुआ, कम हुआ मतलब डेप्रिशिएट भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, क्या मानोगे, सेल्स नहीं मानेगा, सेल्स इज स्पेसिफिक एक्टिविटी आएगा, डेप्रिशिएशन मान, तो डेप्रिशिएशन 640 माइनस 550 कितना, 90,000। डेप्रिशिएशन करना क्या, इधर एडबैक करेंगे, देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 50,000 था, अब 1,40,000 हो गया, इसका मतलब कितने से बढ़ा, ये भी 90,000 ही है ना, 90,000 का परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नेगेटिव, इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, तुम कब परचेज किया देखो, कुछ बोला नहीं है, तुम अज्यूम कर ले, बोला है क्या, डिवेंचर्स ऑफ वायलेट लिमिटेड यही है क्या, हाँ, परचेज हुआ 31 मार्च 24 को, मतलब पिछले साल के एंडिंग डेट, नहीं इसी साल के एंडिंग डेट में, 31 मार्च 24 तो इसी साल का एंडिंग डेट है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा,
इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पहले का मिलेगा, पहले का मिलेगा। परचेज अभी जो हुआ है वो 90,000 का अभी परचेज हुआ, लेकिन पहले वाला परचेज में तो मिलेगा। पहले वाला परचेज 50,000 था, 50,000 था, 50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 7%, 3500। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम कहाँ कंसीडर करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जिसको तुम कहाँ से माइनस करोगे, कहीं से माइनस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग से। फिर क्या करना है, बस अब तो और कुछ नहीं बचा। अब एक बार इसको टोटल करते हैं, कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 1,47,000। टू 58,500 है। कोई करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी है क्या, कुछ नहीं है। चलो जल्दी से देखो, पहला क्या पूछा है, 1 मार्क क्वेश्चन। While preparing cash flow statement, which one of the following will be added to the net profit before tax? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाने के लिए किसको ऐड करेंगे, तीन चीजें ऐड होती है, ट्रांसफर टू रिजर्व, पोस्ट डिविडेंड या कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और तीसरा प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो ऐसा कुछ दे रहा है क्या, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। नेक्स्ट, मेंशन वेदर अक्रूड इन्वेस्टमेंट वुड रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। हम लोगों को सब पता है, खाली सोच, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब। चलो मनीषा तुम बता, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या बोली, इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, मिला नहीं मतलब पैसा तो आया ही नहीं है, तुम तो कैश फ्लो बना रहे हैं, जब पैसा आया ही नहीं है तो सब इफेक्ट पड़ेगा, नो फ्लो इन कैश, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाएगा ठीक से तो कैसे चलेगा। चलो जल्दी से आओ, 13 नंबर। इसका ये वाला सम बड़ा अच्छा दिया, इसको कर ले। देखो नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस दिया है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस के साथ अपने को एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, पेड द शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया है। तेरा वाला प्रॉब्लम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। सोल्ड मशीन प्रॉफिट पे, ठीक है भाई, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस जो पेड हुआ है उसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट, कितना, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसको किससे राइट ऑफ करते हैं, पहले सिक्योरिटीज से, देन एसओपीएल से, देन कैपिटल रिजर्व से। तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व तो है नहीं, ओपीएल एनी टाइम अवेलेबल रहता है, पहले किससे राइट ऑफ करें, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम तो उससे, यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम आया है, बैलेंस दिखा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ, यानी यहाँ पे अपना एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस। मतलब इन सिंपल वर्ड्स बेटर रहेगा, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आए तो हम लोग उसका अकाउंट बना देते हैं। तो हम एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट बना रहे हैं, इसमें मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, ओपनिंग में कुछ नहीं था। शेयर्स इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ हुआ है, टू शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता
तो शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस कहाँ से राइट ऑफ होता? पीएल से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओपनिंग में 20,000 दिया गया है, ओपनिंग में कर देता है। ओपनिंग में 20,000 दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज होगा पता है, शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कितना कर रहा है, लेकिन है कितना, तो बैलेंस कहां से राइट ऑफ होगा? तो यहां पे 20,000 खत्म। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तो कैश फ्लो पूछा है, तो हम एक बार इस तरह बना दे रहे हैं, तुम लोग अपना फॉर्मेट में बनाना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस कितना पेड हुआ है? 1000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मतलब ऑपरेटिंग नहीं है, नहीं आना चाहिए। रियल में आया है क्या? कितना? 5,000। तो सिक्योरिटीज में से गया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स इश्यू एक्सपेंसेस 5,000 एड बैक कर देंगे। 5,000 पूरा 25 नहीं, 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट हुआ है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, वन बाय वन चलते हैं एक एक चीज को लेते हुए। फिर क्या बोलना चाह रहे हैं? एडजस्टमेंट ये कंप्लीट हो गया। मशीन सेल हुआ है 90,000 में, प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। एक मशीन अकाउंट बना दो। ओपनिंग बैलेंस 780, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख, कोई पीएफडी नहीं है। तुमने 90,000 कैश में बेचा है मशीन को, जिसमें 10,000 का प्रॉफिट है। वहां पे शॉर्टफॉल आ रहा है। क्रेडिट में शॉर्टफॉल आ रहा है, मानेंगे? एप्रिसिएशन, क्रेडिट में भी शॉर्टफॉल आएगा तो परचेज मानेंगे, कुछ भी बोलता रहता है लड़का। कितना डेप्रिसिएशन आया? तो देखो क्या ट्रीटमेंट हो जाए होना चाहिए। 90,000 रुपया हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। सेल ऑफ मशीन 90,000, जिसमें प्रॉफिट ऑन सेल था वो कितना है, 10,000। ऑपरेटिंग से माइनस होगा, और तुम डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कहाँ ऐड होगा, ऑपरेटिंग में ऐड होगा। 1 लाख का डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ। अच्छा, अब इसके बाद क्या बचा देखो तो, वर्किंग से सारा काम हो चुका है। अब हम लोग वन बाय वन चीजों को लेंगे। तो वन बाय वन जब लेंगे तो डिफरेंस इन एसओपीएल यहां से पहले एडजस्ट करो ना, कितना है, 30,000 रुपया। इसमें एडबैक क्या होता है, 3 चीज, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं है, बचा क्या, खाली पीएफटी अगर होगा तो होगा। देखो पीएफटी है, एडजस्टमेंट नहीं, तो हम क्या बोला था, करंट ईयर वाला ऐड कर देना, लास्ट ईयर वाला माइनस कर देना। तो करंट ईयर वाला 60,000 ऐड कर देंगे। और ये सब चीज ना तुम लोग को इतनी बार करवा दिए, याद होना चाहिए। उससे क्या होगा, एग्जाम में जल्दी होगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। गलती अगर कुछ हुआ तो तुम नोटिफाई कर पाओगे, उसको एडजस्ट कर दोगे। 90,000 रुपया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास, हाँ कौन सा बोल, वो तो ले लिया ना, देख सेल्स इश्यू एक्सपेंसेस का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्यों ऐड करेंगे इसमें? अच्छा, अब इसके बाद मेरा टैक्स पेड था, टैक्स पेड कितना, 25,000 ना। फिर इसके बाद अब अपने पास क्या बचा है, अब अपने वन बाय वन चीजों को देखते हैं। शेयर कैपिटल 4 से 4 ही है, छोड़ दो। रिजर्वेशन सरप्लस का ट्रीटमेंट हो चुका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवेंचर्स 2,60,000 से 3,50,000 हो गया। तो कितने का इशू हुआ, 90,000। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी 90,000 का इशू हुआ है। अब आओ उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की बात करते हैं। डिवेंचर इशू हुआ कब है, बताया है क्या? नहीं बताया, तो तुमको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम कर लेना ये सब चीज़ों में, अपने को मार्क्स चाहिए कि मार्क्स कटे नहीं, लोग अज्यूम तरीके से मूव कर सकते।
एक हम लोग अज्यूम कर सकते हैं बिगिनिंग तो पूरा 3.5 लाख पे इंटरेस्ट ले, एक तुम अज्यूम कर सकते हैं इशू, तो तुम क्या करना, जो नया इशू है उस पर इंटरेस्ट मत लेना, खाली 2 लाख 4.5 पे। और एक होता है कुछ मत अज्यूम, को मानना पड़ेगा बीच में, इम्प्लाइड अजम्पशन में जाने के बजाय तुम्हें कर लेना चाहिए, सिंपल है। क्या अज्यूम करें, कोई कॉमन अजम्पशन स्टार्टिंग में ले लें, चलो स्टार्टिंग अज्यूम कर लो बिगिनिंग, ये नोट देना पड़ेगा, सिर्फ अपने मन में मत अज्यूम कर लेना, मार्क्स भी मन में मिलेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में अज्यूम किया तो 3.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ले लो 5%, तो 3.5 लाख का 5%, 17,500, तो ये इंटरेस्ट मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पेमेंट है 17,500, और ये कहाँ पे ऐड होगा, ऑपरेटिंग में। फिर क्या बच रहा है, अब इधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, प्लांट का हो चुका है, कैश एंड बैंक बैलेंस लास्ट पार्ट है, अब तुम लोग कर सकते हो, करो जल्दी से। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दे दिया, बोल रहा है बोनस शेयर इशू हुआ है, ठीक है, मशीन इक्विपमेंट परचेज हुआ है, इंटरिम डिविडेंड है वगैरह। वन मार्क क्वेश्चन जो होता है ना, एक टेक्निक फॉलो करना, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया पहले उस पर ध्यान देना, कई बार ऐसा इंफॉर्मेशन तुरंत आंसर दे सकता है, हम लोग कहानी पढ़ के टाइम वेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, इतना बोनस शेयर इशू हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देंगे ना, देखो 1:4 के रेशियो में बोनस इशू कर रहा है, मतलब क्या होता है पता, 1:4, हर 4 शेयर एक बोनस, बोनस मतलब फ्री का शेयर। यहाँ पे पहले कितने शेयर थे, 6 लाख नहीं, अरे 6 लाख तो वैल्यू है, शेयर तो 60,000 थे, सम बोला 60,000 शेयर है ना, हर 4 शेयर्स पे एक शेयर देंगे, तरह लिखेंगे, तो कितने शेयर्स आ गए, 15,000 शेयर्स आया, यस 15,000 शेयर्स आए, 15,000 शेयर्स से पूछा क्या, हाउ मेनी बोनस शेयर्स हैव बीन इशूड शेयर, 15,000 शेयर्स, 1.5 लाख वैल्यू है, लोगों से नंबर्स में पूछा है हाउ मेनी शेयर्स, तो 15,000 शेयर्स किया जा रहा है। ऐसा होता है, कुछ बच्चा लोग क्या करेगा, 1.5 लाख आंसर करके आएगा और खुश रहेगा, राइट है, बाद में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद पता चला ये जस्ट मेरा 100 आने वाला, 99 में भी खुश रहना, 90 बहुत कम का आता है, नेक्स्ट आओ, 99, तो कोई भी एक बच्चा ऐसा क्यों नहीं सर लेंगे, दे दो झूठ। व्हाट इज द कंपनीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले डिफरेंस इन एसओपीएल कितना है, 40,000, इसमें गिना चुना 3 चीज ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, पीएफटी, पीएफटी में टैक्स पेड है क्या, पीएफटी नहीं है ना, सिर्फ पीएफटी है, मतलब टैक्स पीएफटी का एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अपने 60,000 रुपया, 60,000 क्यों, 80,000 ऐड करेंगे, करंट ईयर का ऐड करते हैं, लास्ट ईयर वाला माइनस करते हैं, तो ऐड कर दिए, डिविडेंड है क्या, 21/22 लास्ट ईयर वाला लेंगे, कितना, 15,000, नहीं हाँ 15,000, और इंटरीम डिविडेंड भी है 4,000, हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर क्या दिया हुआ देखो तो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड, हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल चुके हैं, कितना है एक बार अमाउंट बता दो तो, 139, इसमें सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, क्योंकि बोल रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना कैश फ्लो है वो बताओ, हाँ टैक्स पेड है, और तो लास्ट में जाएगा ना, क्या क्या बोल रहे हैं चाह रहा फिर बोल, हाँ बिफोर टैक्स पेड, अरे तुम लोग क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर तो माइनस करने वाला पार्ट है ना, उससे पहले पूछा, मतलब वर्किंग कैपिटल इफेक्ट करने के बाद,
अच्छा अभी इसमें और ये लोग बोल रहे हैं बोनस शेयर तुम कहां से इशू किया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट तुम ये ढूंढ लो ना कैसे, क्योंकि ना अपने पूरा कैश फ्लो नहीं बनाने रहे, जो पूछ रहा वो चीज ले रहे हैं। हमसे क्या पूछा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहा है ना, हम उतना ही चीजों को ढूंढते हैं। पहला का ऑपरेटिंग से कोई काम नहीं है, दूसरा का कोई काम नहीं है, तीसरा का भी काम नहीं है। इसका हम है इंटरेस्ट ऑन ऑल बोरोइंग 16,000, इसमें से पेड 12,500 हुआ है। प्रॉफिट में जो ऐड होगा वो कितना ऐड होगा? 16,000। तो इंटरेस्ट ऐड कर दो। नेक्स्ट 12,500 पेड है, फाइनेंसिंग 12,500 दिखाओगे। नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन 10,000 रुपया था। अंडर राइटिंग कमीशन किससे राइट ऑफ किए होंगे? छोड़ दो इसको। तो हो गया क्या? हाँ तो अभी पहले इसको ले लेते, ये कितना अमाउंट आ जा रहा है? 155। ये आया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल इफेक्ट डाल दो। वर्किंग कैपिटल में क्या है? शिफ्टेड पेबल्स है क्या? 25 से 30 हो रहा है, मतलब 5,000 इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड करेंगे और कुछ नहीं है, तो 1,60,000। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? टैक्स पेड लेस कर देते। बिफोर टैक्स पेड बोला है तो यहीं पे रुक जाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ है? देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जब जाएंगे तो एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब अच्छा अमाउंट समझ में आ रहा है क्या? जीरो हो गया है। 1,50,000 का बोनस या 10,000 का अंडर राइटिंग कमीशन, जीरो हो गया। हाँ जीरो हो गया, ठीक है छोड़ दो, इग्नोर कर दो। अब अपने आ जाओ, शेयर्स क्या हो रहे हैं? पहले 6 लाख था, अब 9,50,000 हुआ, मतलब तुमको दिख रहा है 3.5 लाख इंक्रीज हुआ। 3.5 लाख, 1.5 लाख तो बोनस है, 2 लाख हुआ। अब 2 लाख में भी कुछ एसेट्स परचेज हो गया होगा, तो देख लो कुछ है क्या? हाँ 20,000 शेयर्स तो एसेट परचेज से है। इसका मतलब शेयर्स कुछ हुई कहीं फाइनेंसिंग में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट सिक्योरिटीज में उनका काम हो चुका। बैंक लोन 1.5 लाख से 2 लाख हो गया, बैंक लोन इंक्रीज हुआ है 50,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेड हुआ था ना, टोटल कितना पेड हुआ था? 12,500। देन कैश क्रेडिट यहीं पे आएगा, 12,000 से 20,000, 8,000। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका, ट्रेड पेबल्स हो चुका है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, 16,000 था, आपने साढ़े 12,500 पेड किए, तो 3,500 तो आउटस्टैंडिंग है। इस आउटस्टैंडिंग को करंट लायबिलिटी में मत ले लेना, जो अपने इसका पूरा ट्रीटमेंट किए हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद और कुछ है क्या फाइनेंसिंग का? डिविडेंड पेड हुआ है कितना? 4,000 रुपया, और इधर 15,000 रुपया। हाँ अंडर राइटिंग का मिसल लेंगे। बस और तो कुछ है नहीं। अमाउंट पॉजिटिव ना, शेयर्स इशू वाला। शेयर्स इशू एक्चुअली कैश में हुआ कहाँ? देख तेरा 6 से 9.5 हुआ, यानी 3.5 लाख का शेयर्स इशू हुआ, 1.5 लाख का बोनस शेयर्स था, और 2 लाख का शेयर्स तुम एसेट परचेज के अगेंस्ट में दिया है, तो यानी कैश में तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा चलो नेक्स्ट आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पूछा है। हाँ अंडरराइटिंग कमीशन तो शेयर से रिलेट करता है ना, तो हम क्या बताया था? कैपिटल लोन एंड रिलेटेड आइटम। तो अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है? जो हमारे शेयर्स को मार्केट में प्रमोट करता है आईपीओ एफपीओ के टाइम, तो कमीशन देते हैं, शेयर से रिलेटेड ही हुआ। अच्छा अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या है देखो तो, इधर बैलेंसेस से कुछ है क्या? नहीं बैलेंसेस से कुछ नहीं है। बोनस शेयर्स में कुछ नहीं है। ये परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000, 2 लाख तुम शेयर्स दे दिया। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 40 नेगेटिव। देन डिविडेंड नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नहीं आएगा, डिविडेंड पेड नहीं आएगा, ट्रेडिंग कमीशन नहीं आएगा। दैट्स आई थिंक, और तो कुछ है नहीं ना।
देखो आप क्या बोल रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज द डिविडेंड ऑफ ₹30,000 एट द एंड ऑफ 22-23, मतलब इस साल के एंड में 30,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। स्टेट विद रीजन द डिस्क्लोजर एंड नॉन डिस्क्लोजर दिस डिविडेंड प्रपोज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो तुम लोग सब बता सकते हैं, सब बताएगी। तो बोल रहा है इस साल 30,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसको क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है, इग्नोर। 1 मार्क है, बस और स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बिकॉज ये तो हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट एज अ फुटनोट, दिखाएंगे एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी पोस्ट डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, कैश फ्लो में कहीं नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, इसमें आओ कुछ कंपिटेंसी बेस्ड फोकस क्वेश्चंस भी था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन भी है, देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको करती है, कॉल सिनेरियो रिसीव्ड ऑन पार्टली पेड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, देखो जब भी एमसीक्यू रहता है ना, या तो तुम करोगे तुमको आता है, या फिर एलिमिनेशन मेथड को पता है ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं, इसमें डिविडेंड रिसीव तो नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर्स, बता मंथन। चलो नेक्स्ट आओ, तो जहां भी डाउट लगे अपना पूछते रहना। लोग को ये जो हम इतना करवाए हैं ना, इसमें आईएससी की तरफ से जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है प्लस लास्ट 2 पीवाईक्यूज है, ऐसे तो हम लोग नॉर्मल क्लास में बहुत सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, उतना बड़ा आप नहीं पूछते। आप पीवाईक्यूज में छोटा क्वेश्चन पूछते 6 मार्क्स का, वो अपने यहाँ पे सारा कवर कर, तो कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड है वो भी कवर। तो ऐसा तुम लोगों को अगर तुम लोग ढंग से पढ़ेगा ना, तो सारा हर चैप्टर का अपने कवर कर ले। चलो देखो इसमें आओ, इस सब पे आंसर्स देगा। क्या यस, देखो इसमें बोल रहा है पहला पार्ट तो ऑब्वियस है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, पैसा आया है, तो कैश फ्लो में तो आएगा, कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग आएगा, ठीक है। अगर ये कोई फाइनेंशियल कंपनी का होता ना तो ऑपरेटिंग में चला जाता, यहाँ पे तुम लोग से एमसीक्यू में फाइनेंशियल वाला पार्ट भी पूछा, बट ऐसा तो स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में। तो मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट बताओ क्या होना चाहिए, और दिया नहीं है, सिर्फ बस डेटस का बैलेंस। इट मीन्स देयर इज अ रिडक्शन इन द करंट एसेट दैट शुड बी एडेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज वर्किंग कैपिटल। इट भी रिप्रेजेंट, हमारे पास ये क्यों एड बैक कर रहे हैं, डिक्रीज किया है तो ट्राई करो, देखो इसको क्या पूछा।
बना के दे दिया, अब तुमको बोला खाली कैश कितना ऑपरेटिंग आएगा वो बता दो। नेक्स्ट आ जाओ। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख होगा। 50,000 रुपया प्रोविजन पर टैक्स होगा। टैक्स पेड मत लिख देना, टैक्स पेड नहीं होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। अरे प्रॉफिट से इफेक्ट तो, हाँ ट्रांसफर टू तभी हो सकता, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट ना तेरा ये रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, अब चलो आईएससी 2025 का सम। देखो क्या दिया हुआ है, तुमको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब अल्टीमेटली तो हम लोग को पूरा ही सम बनाना पड़ेगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, छोटा सम है जल्दी हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, ये तो दे ही दिया, तुमको कैलकुलेट नहीं करना है। टैक्स पेड 5 लाख, एकदम लास्ट में जाके दिखा देते हैं। एक बार हम यहीं पे दिखा दे रहे हैं, तुम लोग को समझ में तो आया हुआ है कहाँ दिखाना है। ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से भाई 50,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से, इसका मतलब स्टॉक रिड्यूस, करंट स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, मतलब वर्किंग कैपिटल में क्या इफेक्ट डालेंगे, ऐड करेंगे। डिक्रीज इन स्टॉक 50,000, हम अलग से नहीं ले रहे हैं सीक्वेंस में जैसे हम लोग लेते हैं नॉर्मली, हम डायरेक्टली चीज़ों को लेते जा रहे हैं, तो तुम लोग को सबको सजाना तो आता ही है। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है देखो तो, डिक्रीज ऑफ ₹20,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ऐड करे कि लेस करे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट परचेज हुआ 9 लाख का, परचेज कंसिडरेशन डिवेंचर्स के फॉर्म में इशू है तो इसको लेना ही नहीं है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 60,000 रुपया वॉज पेड बाय द कंपनी फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑफ ₹80,000, तो 80,000 हम लोग यहाँ पे एड बैक करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना दिखाने वाले हैं, 60,000 पेड किए हैं ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड तो 60,000 की है, ड्यू हमारा 80,000 हुआ है। इन्वेस्टमेंट 5 लाख का परचेज हुआ था जिसपे इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड हो गया 40,000 का, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5 लाख परचेज हुआ जिसमें 40,000 का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ से लेस भी होगा। करते रहना समझ समझ के, कॉपी सिर्फ मत करना, क्योंकि हम भी फास्ट ट्रैक में ही कर रहे हैं। अब आ जाओ कैश इक्विवेलेंट दिया, इसको देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पहले से बैलेंस दिया हुआ है, पहले बैलेंस कितना था, पहले 20 लाख था ना, और अभी 26 लाख है। तुम कुछ परचेज किए हो बाई इशूइंग डिवेंचर्स, तो कुछ है नहीं इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है। डेप्रीशिएशन कितना, तो डेप्रीशिएशन हम लोग यहाँ पे एड बैक कर देंगे,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाओ, ये पार्ट भी हो गया। इसमें आओ, इसमें डिवेंचर से रिलेटेड तुमको समझना है। 9 लाख का परचेज हुआ था, तुम उसके बदले में डिवेंचर्स इशू किया एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसका मतलब तुम कितना डिवेंचर इशू कर रहे हो? 10,000, मतलब 1 लाख वैल्यू का डिवेंचर। डिवेंचर्स पहले से तेरे पास कितने का था? 5 लाख, और अभी हो गया 20 लाख। इस 20 लाख में 1 लाख तो प्लांट एंड मशीनरी से हुआ है। 10 लाख था क्या वो? अच्छा, 10 × 100, 10 लाख। तो 10 लाख तो तुम्हारा कहाँ से आया? अदर देन कैश कंसीडरेशन। तो इसका मतलब 5 लाख पहले से, 10 लाख एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा, वो बढ़ा टोटल कितना है पहले ये देखना। 15 लाख बढ़ा। तो 10 लाख क्या चीज से बढ़ा? अदर देन कैश कंसीडरेशन। तो 5 लाख क्या चीज से बढ़ा? कैश में। कैश कंसीडरेशन और डिवेंचर इशू दिखा दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ डिवेंचर्स। और कुछ ये हो गया। इसमें एक गलती हो सकता है, डिवेंचर का इंटरेस्ट लिया जा चुका है ना। कुछ और बचा हुआ है क्या? कोई बताओ। डिस्काउंट और इशू तो था नहीं, तो किससे राइट ऑफ हुआ? कैटबैक का कितना था डिस्काउंट और इशू? बस देखो, अब तुम लोगों को इसमें ओपनिंग ऐड करोगे तो क्लोजिंग आंसर में मिल जाएगा। क्या क्या नहीं है? देखो, हम लोग से पूछा है स्टेट द रीजन फॉर अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बीइंग रिटन ऑफ बाय द कंपनी। पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? कितना हो गया? तो बोल रहा है ये कम क्यों हुआ? कौन बताएगा? कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दिया हुआ है क्या सब में? डेप्रिसिएशन तो है, फिर भी बोल रहा है राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ क्यों? एक जो एसेट बिका होगा उसका डेप्रिसिएशन पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है ना? खाली ये लिख के बताना है और कुछ नहीं करना। बता देगा कोई एसेट बिका होगा, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए ये कम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द कैश फ्लो ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के लिए कितना कैश फ्लो हुआ है? 30,000। 50,000 टोटल है, 20,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो पेमेंट कितना करना? नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करके दो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कितना आएगा? 30,000। तो इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले से मेरे पास 5 लाख था, क्लोजिंग में मेरे पास 4 लाख है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 60,000 है। तो फिक्स एसेट्स में कितना ट्रांसफर हुआ होगा? 1,60,000। फिक्स एसेट्स जो बिका है या जो भी डिस्पोज हुआ है वो 1,60,000 रुपया, उसमें डेप्रिसिएशन था। फिक्स एसेट्स अकाउंट बना दो। पहले वैल्यू था 16 लाख, अभी हो गया 19 लाख। डेप्रिसिएशन 1,60,000 है बाई पीएफडी। देखो परचेज दिख जाएगा, कितने का परचेज हुआ है? 460। देन आई थिंक, और हाँ, लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पहले कितना था? 6.5 लाख, अभी कितना हो गया?
5 लाख मतलब 1.5 लाख का रिपेमेंट हुआ है। रिपेमेंट हुआ है मतलब तुम किसको दिया था वो तुमको वापस दिया है, तो इनफ्लो है ये। कितना होगा इन्वेस्टिंग? 280 ना आउटफ्लो। नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ ली। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लिया ना और तुमको प्रॉफिट स्टेटमेंट और पीएल दे दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। तुम सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाओ, 5,50,000। लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही तो लेते हैं, तो हम लोग यहां से उठा लिए इसको 5,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें क्या करना है देखो, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऐड बैक कर देते हैं। कितना ऐड बैक होगा इंटरेस्ट? 50,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऐड होगा ना, 50,000। और डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा कितना? 60,000। और इनकम में लेस होगा कितना? 40,000। लेस तो पूरा ही होगा। और इधर तो अपने को कुछ दिख रहा है क्या? कंपनी टैक्स पेड किया है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख माइनस होगा टैक्स पेड बोल के, बस और तो कुछ है नहीं। टोटल कर दो। हम लोग को कहीं भी कुछ दिया ही नहीं है कि कोई करंट एसेट्स कितना है, करंट लाइबिलिटी कितना है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही अपना हो गया कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो तो सैलरी वगैरह होगा, ऑपरेटिंग खर्च। सैलरी जो होता है स्टाफ का सैलरी ये सब जो है वो तो नॉर्मल रेंट वगैरह तो नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चा है ना, तो ऑपरेटिंग खर्चा तो माइनस होना ही। तो अब है तो किया हुआ तो है, तुम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले चुके। कितना आ रहा है? 3,70,000 पॉजिटिव ना? तो क्या? अब आ जाओ 1 मार्क क्वेश्चन, तो जल्दी कंप्लीट। टार्जन लिमिटेड 7,000 डिवेंचर परचेज किया। देखो परचेज किया मतलब टार्जन लिमिटेड के लिए तुम किसके, टार्जन लिमिटेड के लिए कर रहे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। हमेशा जो क्वेश्चन है ना उसको एनालाइज कर लिया करो, पूरा तुम इस इंफॉर्मेशन को कैश फ्लो में कैसे दिखाओगे। 7,000 × 100 मतलब कितना हो गया? लाख होगा। 70,000 बोल रहा है। इसमें ना ये सात, इसको एक काम करते हैं ना, 70,000 मान लेते हैं, इसको एक जीरो हटा के बात कर लेते हैं। वो गलती है यहाँ पे प्रिंटिंग। 70,000 मान लेते हैं परचेज हुआ है, 7,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कहाँ आना चाहिए, तो कहाँ आना चाहिए मतलब आउटफ्लो होना चाहिए 70,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इनफ्लो होना चाहिए 7,000 का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देख ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? टी एंड नेक्स्ट ऑन। शॉर्ट्स के बारे में तो सबको पता है ना शायद, यूज आता है उसमें।
कि तुम लोग कुछ बिना पढ़े आंसर दे सकते हैं। इन शॉर्ट्स के लिए एडवर्टीजमेंट इनकम क्या होगा? इनकम ही होगा। तो ऑपरेटिंग इनकम होगा। 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है ना जनरली, कभी कभी बहुत ज्यादा टेक्निकल। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लॉस ऑफ इन शॉर्ट्स ईयर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए बोलना चाह रहे हैं इस बार लॉस हो गया इतना फ्रॉम 231.8 करोड़, तो लॉस कितना हुआ डिफरेंस निकाल लो। लॉस अपना इंक्रीज किया 77.89 करोड़। किस वैल्यू पे इंक्रीज किया? 31.8। इंक्रीज कितना किया तो बेस ईयर से लेंगे ना, इंटू 100, 3.61, 33.6, हाँ 33 पॉइंट। अब 2024, तो जिसको भी प्रॉब्लम लग रहा है ना, हम सीधा सजेस्ट करेंगे ये सारा पार्ट वापस से कर लो, कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। बट एकदम फोकस के साथ करना, मोबाइल को दूर हटा के। चलो देखो क्या पूछ रहा है। 1 मार्क क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन को रीड करना। पहला चीज पूछा, यहां से स्टार्ट हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंपनी, पीएफटी में जाओ। पीएफटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 80,000। तुमको बोल रहा है कि देखो टैक्स प्रोवाइड हुआ 75,000 का, पेड कितने? 45,000। ये आंसर हम लोगों को मंथन देगा। मंथन पॉइंट नंबर 2, दिख रहा है ना यहाँ से? ये तो पहले उसको बताने दो। अदर्स, कोशिश करें पर जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, देखिए बोल रहा है ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू मशीन का सेम है, जबकि हम कुछ परचेज भी किए हैं, तो जितने अमाउंट का परचेज किया उतने अमाउंट का डेप्रिसिएशन होगा, है ना? चलो नेक्स्ट, सब समझ गया ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ये लोग बोल रहा है व्हाट इज द इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द इशू ऑफ 7% डिवेंचर्स। 7% डिवेंचर्स 3 लाख से 8 लाख, मतलब डिवेंचर इशू हुआ, तो ये नहीं पूछा कितने का डिवेंचर, तो पूछा कितना रुपया है, तो उसके लिए देखो कुछ डिस्काउंट ये सब जरूर होगा। 5% डिस्काउंट पे इशू किया, इसका मतलब जो तुम्हारे पास 3 लाख रुपया है दिख रहा है, वो डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो 5% निकाल ले, उतना माइनस कर दे, तो उतने का ही पैसा है। कितना? 2,75,000 ना, कैसे 4 लाख? वो अच्छा 5 लाख का इशू है, हम 3 लाख का इशू ले रहे हैं, ठीक है ठीक। 5 लाख माइनस 5% कर दो, आंसर आ जाएगा 4,75,000। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है? कंपनीज आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स। देखो डिविडेंड पेड होगा पिछले साल का, पिछले साल का डिविडेंड कितना है? इस 40,000 से मतलब ही नहीं, 30,000। 30,000 में अनक्लेम्ड है 6,000, 24,000, तो यानी पहले देख लेना कहीं इंटरव्यू डिविडेंड नहीं है ना? नहीं। मार्क्स तो बहुत इजी दिया था कैश। नेक्स्ट, ये वाला तुम बता दो। भाई वी टेक
ठीक है, बिकॉज लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, तो डिक्रीज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डेप्रिसिएशन, इंस्टेड कंसीडर कि सेल हुआ है, तो लैंड को उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो ये कैश फ्लो का सम तुम लोग अपने आप अभी करके बताओगे, उसके पहले छोटा छोटा पार्ट दो तो डिस्कस कर। चलो देखो क्या दिया हुआ है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किस किस को कंसीडर। देखो तुमको लेना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेना है, तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ले सकते हैं। ये देखो एक बार हम एलिमिनेशन में जाता है, ये तो तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो और रिस्क इनसिग्निफिकेंट रहता है, तो उसको भी अपने किस कंसीडर कर, कैश इक्विवेलेंट में। और विद इन 3 मंथ्स विद इन 10 दिन में रिडीम कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिपेंड करता है, कुछ बोला नहीं है, तो कुछ बोला नहीं है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, हम लोग इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज या कैश इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो ये पैसा कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। दूसरा पार्ट क्या दे रहा है, इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट तुम क्या मान सकता था, कैश इक्विवेलेंट मान सकता था, बट हम क्या बोला था, कौन सा बैंक डिपॉजिट कैश इक्विवेलेंट होता, जो डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट जब चाहे विड्रॉ कर सकता है, यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने बात का मेच्योरिटी है, इसका मतलब टर्म डिपॉजिट है, नॉट कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑप्शन में कहाँ है, पी एंड क्यू, कौन सा ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट आओ, ये भी एक बार अपने आप ट्राई करके दो ना, 1 मार्क क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी करके।